टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिटी का जो प्रैक्टिस सेट छठा है, इसमें जो है दिए गए प्रश्नों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे और यूजफुल लगे तब करना है साथियों। चलिए, आपसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 82 के पहले जो है मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट पांचवा, चौथा और तीसरा दिया था वहां तक मैंने सभी क्वेश्चन को कराया हूं। और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 82 से लेकर के नियर अबाउट 105 तक के सारे प्रश्नों को हल करेंगे और आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था और विकल्प दिया है भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस प्रश्न को जो है एकदम डिटेल से देखेंगे। यदि हम बात करते हैं कि भारत मिशन क्या था, सॉरी क्रिप्स मिशन क्या था, तो क्रिप्स मिशन जो है दोस्तों, ये मार्च जो है 1942 में भारत आया था। और क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो है इसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। और इसका प्रमुख रूप से अगर यदि उद्देश्य देखा जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए जो है मनाना था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था यह क्या था, ये असफल था। और यदि हम बात करते हैं संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, तो संविधान सभा के गठन का जो आधार था वह जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में कहा गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में यदि देखा जाए तो भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसीलिए जो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का भारतीयों ने जमकर विरोध किया था और ये जो योजना थी ये जो थी असफल साबित हुई थी। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि पहले प्रश्नों का अधिकांश विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया होगा। चलिए, अगला प्रश्न विद्यार्थियों आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या जो 83 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। अब यहाँ पर आप विकल्प जैसा कि देख पाएंगे। चलिए, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से एकदम विजुअल और क्लियरिटी मिले आपको देखने में। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग विकल्प 4 देख पा रहे होंगे। पहला विकल्प क्या दिया है, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। और दूसरा दिया है कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। अगला दिया है यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। और अगला विकल्प दिया है अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों, राज्य निगम पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो सभी विकल्पों को जो है एकदम बेहतरीन तरीके से एनालाइज करते हैं। तो पहला विकल्प दिया क्या है कि यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। देखिए दोस्तों, जो चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो है सांविधिक निकाय और स्वतंत्र निकाय नहीं होगा। अगला दिया है इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि देखा जाए तो चुनाव आयोग में इनका जो गठन किया गया है आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के विषय में गठन किया गया है। और चुनाव आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। और
यदि हम वर्तमान में बात करें कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो उनका नाम क्या है, राजीव माथुर जो हैं वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके पहले सुनील अरोड़ा जी थे। तो इस प्रश्न का आप सभी ने देखा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 84 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थिति हैं तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा। और विकल्प दिया है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति। आप सब बताएं। यदि बात करें हम राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति, जब ये दोनों अपने पद पर नहीं रहते हैं तो इनके कार्यों का जो निर्वहन करता है वह मुख्य न्यायाधीश करता है। और मुख्य न्यायाधीश की भी बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वही करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है। विकल्प दिया है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, जर्मनी। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, अर्थात कनाडा के समान जो है भारत का संविधान होगा। और कनाडा से ही हम बात करें तो राज्यपाल के पद का प्रावधान लिया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना था। विकल्प दिया है 32वां संविधान संशोधन, 35वां, 36वां और 37वां संविधान संशोधन। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, जो सिक्किम है, यदि हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम का जो है भारत का एक अभिन्न अंग बना था। और इसका जो गठन किया गया था, इसकी तिथि जो थी वह थी 26 अप्रैल 1975 को ये भारत का अभिन्न अंग बना था। और सिक्किम दिवस की बात करें तो प्रत्येक जो है 16 मई को जो है सिक्किम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करते चलें और आंसर का चुनाव करते चलें और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप लोग करते चलें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई। विकल्प दिए हैं 1965, 1967, 1969, 1970। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करें 8वीं अनुसूची की, तो मेरी जो मूल 8वीं अनुसूची थी तो उसमें जो है 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो सिक्किम है, और जो सिंधी भाषा है, तो सिंधी भाषा को जो है 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1967 में हुआ था। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। और यदि हम इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद जो है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, जिसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था।
और बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चुनाव करते भी चलेंगे। चलिए प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? विकल्प है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, जर्मनी। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा कनाडा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? विकल्प दिया है छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। अभी तो ये प्रश्न जो है आया था, आपको देखने के लिए मिला था, तो इसका राइट आंसर जो है आठवीं हो जाएगा। और जो सातवीं अनुसूची है, तो सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? भारत तथा राज्य सरकार के बीच केंद्र तथा राज्य संबंधों के विषय में बताया गया है। और जो नौवीं अनुसूची है, इसमें भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। और छठवीं अनुसूची में एसटी अनुसूचित जनजातियों के विषय में बताया गया है। अर्थात इस प्रश्न का आपने देखा कि राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसी तरीके से आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 19 जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे ना। चलिए आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है कि एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा क्या है? विकल्प दिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 25 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। आप लोग बताएंगे। यदि हम बात करते हैं कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्चों की जो अधिकतम जो अधिकतम सीमा जो है निम्नानुसार है, वह क्या है? यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना है निर्वाचन क्षेत्र का, तो इसमें जो है 70 लाख रुपए की बात की गई है प्रति उम्मीदवार। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, जो गोवा है और जो सिक्किम है, यहाँ पर चुनाव क्षेत्रों के लिए अधिकतम जो राशि व्यय करने की बात की गई है, वह है 54 लाख रुपए की बात की गई है। और एनसीईआरटी की बात कर सॉरी और एनसीटी दिल्ली की हम बात करते हैं, तो दिल्ली में जो है 70 लाख रुपए लोकसभा के चुनाव की व्यय करने की बात की गई है। और अन्य जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर 54 लाख रुपए की बात की गई है। और यदि हम विधानसभा की बात करते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे, यदि हम विधानसभा की बात करते हैं अर्थात एमएलए का जो चुनाव होता है, तो एमएलए के चुनाव में बड़े राज्यों और दिल्ली की बात किया जाए, इसमें जो है एनसीटी की बात किया जाए, तो 28 लाख रुपए की बात की गई है। और जो छोटे छोटे स्टेट होते हैं, यहाँ पर जो है 20 लाख रुपए की बात की गई है। अगर हम विकल्पों के अनुसार यदि हम चयन करें, आंसर हमारा क्या बैठ सकता है? तो वह हो जाएगा 70 लाख रुपए हो जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 91 जो है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? आपको बताना है। विकल्प दिया है प्रक्रिया के नियमों पर समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति,
संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस संविधान सभा की समिति के सदस्य नहीं थे, तो वह हो जाएगा ऑर्डर बिजनेस समिति के ये जो हैं सदस्य नहीं थे और उपरोक्त तीनों समितियों के सदस्य थे। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या जो 19(2) में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दो या अधिक राज्यों केंद्र शासित राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकता है। विकल्प दिया है कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आप लोग बताएंगे। अभी ये जो प्रश्न की हम बात करें तो ये प्रश्न जो है अभी पेट के एग्जाम में अपने यहाँ यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो कानून द्वारा संसद ही क्या करती है, उच्च न्यायालयों के गठन संबंधी अधिकारिता जो है इनको दिया गया है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत में आधुनिक राज्यों का पहला मुख्यमंत्री था। विकल्प दिया है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.डी. जत्ती। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं कि आधुनिक राज्यों का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वह हो जाएंगे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, यही हो जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित किस देशों में लोकपाल की तर्ज पर प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 द्वारा भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की गई थी। और विकल्प दिए हैं फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि हम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठित किया गया था, ये जो है किसके तर्ज पर गठित किया गया था, तो फिनलैंड हो जाएगा, डेनमार्क और नॉर्वे के तर्ज पर इसका गठन किया गया था। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 95 जो प्रश्न है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए यहाँ पर कुछ और दिए हैं, अवमानना के लिए देने की शक्ति होगी, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, आपको बताना है। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है अभिलेखीय न्यायालय के विषय में पूछा गया है और विकल्प दिया गया है 125, 127, 129, 131 दिया है। तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो 129 है, इसी में ही सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 96 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है, आपको बताना है। और विकल्प में क्या क्या दिया है, पहला दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और अगला विकल्प दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909
1919, 1935। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम संघीय न्यायालय की बात करें तो संघीय न्यायालय का जो गठन किया गया था, तो ये जो गठन किया गया है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 की अकॉर्डिंग किया गया था। अर्थात इस प्रश्न का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 97, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि 1979 में भारत का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था। विकल्प दिया है हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि हम बात करते हैं 1679 की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो गठन, जो अधिनियम हुआ था, यह जो है राजा कौन था उस समय, तो चार्ल्स प्रथम के समय में यह जो है अपने अस्तित्व में आया था। और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो 198 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्य जोड़े गए हैं। विकल्प दिया है 14, 16, 18, 20। यानी जो है इस प्रश्न में आपसे एक प्रकार से पूछा जा रहा है कि जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया है। अर्थात सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99 जैसा कि प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा निम्न सुप्रीम कोर्टों में से किस का सबसे विशिष्ट योगदान है। विकल्प दिया है यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट, कनाडा का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग आंसर बताएंगे कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में से किसका सबसे विशिष्ट जो है योगदान होगा। तो वह हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स का जो है सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की तरफ। तो यहाँ पे जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे विकल्प सभी आपको विजिबल हों। हाँ चलिए आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसको कई बार राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता था। विकल्प दिया है जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस ए के सरकार, जस्टिस कैलाश नाथ वाचू, जस्टिस जयंती लाल छोटालाल शाहू। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात करें जस्टिस सुब्बा राव जो हैं, जस्टिस सुब्बा राव को ही राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता था। और ये भारत के 9वें क्या थे, न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। चलिए और आज की क्लास में 105 प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। चलिए जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं 101 प्रश्न जैसा कि आप लोग को विजिबल हो गया होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। चलिए सभी विकल्पों को एक बार थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ चलिए आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 का कहना है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इस मामले में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला विकल्प दिया है भारत एक संघ है और राज्यों द्वारा संघ में शामिल होने के लिए एक समझौते का नतीजा है। और अगला विकल्प दिया है किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। और अगला दिया है ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार जो है संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड या उल्लंघन करती है। और अगला विकल्प दिया है सबसे महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया, जिसमें 97 सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रश्न का जो है आपको राइट आंसर बताना था क्या होगा।
यदि अनुच्छेद एक की बात किया जाए, यदि अनुच्छेद एक की बात किया जाए, तो अनुच्छेद एक में यह कहा गया है कि भारत एक संघ है और राज्यों द्वारा संघ में शामिल होने के लिए समझौते का नतीजा होगा। इस तरह से जो है ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102 की तरफ आपसे पूछा क्या जा रहा है कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प क्या क्या दिया है, वीरप्पा मोइली, बी रामचंद्रन, डॉक्टर एपी मुखर्जी, डॉक्टर एपी मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो दूसरा जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसका जो गठन किया गया था 31 अगस्त जो है 2005 को इसका गठन किया गया था। और एक प्रकार से बात किया जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वीरप्पा मोइली जो है इसके अध्यक्ष थे, अर्थात जो है ए इज द राइट आंसर हो गया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 103 में आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा निम्न सुप्रीम कोर्टों में से किसका सबसे विशिष्ट योगदान है। विकल्प दिया है यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट, कनाडा का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स का जो है सुप्रीम कोर्ट, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम क्या है, एक और प्रश्न बचा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। और विकल्प दिया है 65वें, 77वें, 80, 87। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 80 संविधान संशोधन के द्वारा जो है आर्टिकल 272 को हटाया गया था। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम शायद जो है आज की इस क्लास में जो है अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं। प्रश्न संख्या 105 आपसे पूछा जा रहा है कि 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्य जोड़े गए। विकल्प दिया है 14, 16, 18, 20 दिया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात की 12वीं अनुसूची की बात किया जाए, तो 12वीं अनुसूची में कुल जो है 18 विषय हैं। तो आज की क्लास में ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी 105 तक आपने देखा। चलिए थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा सा कवर कर ले तो अच्छा रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या जो 106 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को खातों के रखरखाव की जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। और विकल्प क्या क्या दिए हैं, 1980 दिया है, 1982, 1985, 1971 दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का बात करेंगे। चलिए यदि हम बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जो है खातों के रखरखाव से की जिम्मेदारियों से मुक्त कब किया गया, तो जो है 1971 में किया गया। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है इनका गठन जो है आर्टिकल 148 में किया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 107 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। विकल्प दिया है भारत में भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुई, इसके धर आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्य बनाने के पक्ष में थे। इनमें कौन सा से कथन सही है आपको बताना है। विकल्प दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि हम इस प्रश्न की बात करें, तो बात किया जाए कि भारत में भाषाई राज्यों की मांग जो है स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हुई, तो ये जो कथन दिया गया है दोस्तों गलत दिया गया है। क्योंकि कि स्वतंत्रता के पहले 1912 में 1912 में असम, बिहार
और उड़ीसा का जो है भाषाई आधार पर गठन कर दिया गया था। ये जो गठन किया गया था अंग्रेजी सरकार के स्तर पर किया गया था। और जो दूसरा विकल्प दिया है, इसके धर आयोग भाषाई आधार पर कुछ राज्य बनाने के पक्ष में थे। तो इसके धर जो है ये भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि इन्होंने समर्थन किसका किया था, तो जो है प्रशासनिक सुविधा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता के आधार पर इन्होंने बात की थी। इस तरीके से इस प्रश्न का सभी विकल्प गलत दिया है। और चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न को जैसा आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक योजना किस सूची में आती है। और विकल्प दिया है केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो आर्थिक जो योजना है ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। विकल्प दिया है सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना था। तो भारत का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वही जो है क्या हो सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन क्या है, पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अगला कथन दिया है कि पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। और यहाँ पर शायद और भी दिए हैं, तीसरा भी कथन मिल रहा है देखने के लिए। तो तीसरे कथन में आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायत की अवधि 5 साल है। इनमें से कौन सा से कथन सही है आपको बताना था। चलिए हम सभी विकल्पों का जो है मूल्यांकन करते हैं कि कौन कौन से विकल्प जो है सही हो सकते हैं। चलिए पहला विकल्प आपने कथन क्या देखा था, पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा पंचायत के आयोजित किए जाते हैं। तो पहला जो विकल्प है दोस्तों गलत है, क्योंकि पंचायत का चुनाव कराने का अधिकार किसे है, तो यह राज्य सरकार को दिया जाता है। चलिए अब हम अगले कथन की तरफ चलते हैं। तो पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल पंचायतों में महिलाओं को जो देखा जाए और कमजोर वर्गों को 33% का आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल ये दूसरा कथन तो आपने सही देखा। अब हम अगले कथन की तरफ चलते हैं। तो अगले कथन में आपने देखा कि पंचायत की अवधि 5 साल की होती है। तो बिल्कुल पंचायत की अवधि 5 साल की ही होती है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111 को जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है। विकल्प दिया है प्रस्ताव द्वारा भारत को संसद, चुनाव आयोग, संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पर विकल्प दिया है, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, यदि अयोग्यता की बात किया जाए, वो भी राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता की बात करते हैं, तो इनका जो निस्तारण करता है वह कौन करेगा, तो जो है चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करता है। अर्थात डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 112 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस अमेंडमेंट के तहत हुई थी।
चलिए आप लोग बताएंगे। तो प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है 1985 में की गई थी। और जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, तो इनके चुनाव का इनके इनके जो है योग्यताओं संबंधी विवादों का निस्तारण करने के लिए इसका गठन किया गया है। और अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी बहुत ही बड़ा देख पा रहे हैं ना, क्या दिया जा रहा है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है आपको बताना था। विकल्प दिया है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या है। तो अनुच्छेद 11 में भारत की जो संसद है, इसको शक्ति प्रदान की गई है कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। और अनुच्छेद जो 13 है, 13 में बताया गया है कि विधि की परिभाषा अर्थात कानून की परिभाषा बताई गई है। और अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 में ही अवसर की क्षमता के विषय में बताया गया है, जिसमें यही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है रोजगार देते समय। और अगला जो विकल्प है अनुच्छेद 17, इसमें अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आर्टिकल 16 हो जाएगा। तो आज की क्लास में आप सभी ने एकदम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से और क्रमबद्ध तरीके से एनालाइज किया। यदि किसी भी प्रकार के डाउट आपके अंदर बनते हैं या आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 7007082269 पर व्हाट्सएप करके इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, या आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे पूर्ण रूप से अपने एग्जाम की तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट।